नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तीन खबर सबकी नजर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हमारी नजर रहेगी इन तीन खबरों पर। पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां छतरपुर पुलिस का एक अनोखा कारनामा गुरुवार को उजागर हुआ। यहां एक युवती की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एमपी पुलिस कथित संत पंडोखर सरकार की शरण में पहुंची। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो यह खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि अब से भाजपा विधायक दल की बैठक हर महीने होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक हर महीने होगी। तो ये तीन खबरें हैं जिन पर आज नजर रहने वाली है सबकी। और सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। जी हां, यह खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे से ही सिसोदिया के घर पहुंच गई। तब से सरकारी आवास में तलाशी जारी है। खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपने कहा है कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई। उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरी शराब माफिया में डील हुई थी। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीबीआई कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच समझौते पर संदेह था। आम आदमी पार्टी पैसा कमा रही है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और भाजपा का समर्थन कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में भी जांच होनी चाहिए। क्या वहां जांच हुई? येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, डीएचएफएफ, नीरव मोदी, इन सब के मामले में क्या कार्रवाई है? क्या सरकार बताएगी? केंद्र सरकार केवल हमें परेशान करने में लगी है, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब ना होंगे। तो 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। आपको बता दें, आप और बीजेपी इस मामले में आमने सामने आ चुकी है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह 8:30 बजे ही सीबीआई की टीम पहुंची। तब से अब तक छापेमार कार्रवाई जारी है और 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं। तो आम आदमी पार्टी का अपना स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर है। वहीं आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, निश्चित तौर पर आज सबसे बड़ी खबर यही है राष्ट्रीय की, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की दबिश हुई है। और जैसे कि पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इस बात को टीज भी किया था। जैसे कि पहले स्वास्थ्य मंत्री घेरे में गए और अब डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई पहुंच गए रेड कार्रवाई करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, स्पर्श की रेड के संबंध में क्या जानकारी है, क्या कुछ मिला है अभी तक टीम को, और क्या ये कार्रवाई अब भी जारी है? देखिए बिल्कुल, जो सिसोदिया है उनके घर पर ये कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और न केवल मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, बल्कि उनके अलावा जो अन्य 20 जगह है वहां पर ये छापेमारी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। जो शराब नीति थी दिल्ली की आबकारी नीति, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और जो उससे जुड़े हुए तमाम लोग थे पिछले दिनों, जिनकी तरफ से ये जो है आबकारी नीति बनाई गई थी, तो उनके खिलाफ भी ये जो सीबीआई का छापेमारी है वो देखने को फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने जो तमाम जो उप मुख्यमंत्री की बात करें मनीष सिसोदिया, उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। और जो दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त हैं उनके घर पर भी ये रेड जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी तमाम जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस पूरी आबकारी नीति का गठन किया था, वो भी जो है इस पूरे शिकंजे में फिलहाल देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितनी देर और ये रेड चलती हुई नजर आएगी और अभी तक क्या कुछ जो है बरामद होता हुआ जो है नजर आएगा, इसके लिए जो है इंतजार करना होगा। लेकिन राजनीति इस पूरे मसले पर होती हुई जो है फिलहाल जो है जोरों से नजर आ रही है, जहां पर
बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार जो है बड़ा यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। हर गली जो है ठेके पहुंचाने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने जो शीर्ष नेता है मनीष सिसोदिया, उनको लेकर कह रही है कि चूंकि वो बेहतर काम कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में और दिल्ली मॉडल पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी जो है अब नाम वाहवाही लूटता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए इस प्रकार की जो बदले की कार्रवाई है वो फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर बीजेपी तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई को सही बता ही रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस से भी ये चौंकाने वाले रिएक्शन है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि वो इस सीबीआई कार्रवाई का समर्थन करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब पहले जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, तो अब ये तमाम जो आरोप हैं वो दरकिनार हो जाएंगे? और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? क्या कांग्रेस के बड़े नेता भी इस पूरी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं? और देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस निश्चित तौर पर दिल्ली में अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जहां एक समय दिल्ली में सत्ता में हुआ करती थी वो 0 सीट पर जो है सिमट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस हर वो मसला उठाती हुई नजर आएगी जिससे कांग्रेस अपनी जमीन एक बार फिर से दिल्ली में जो है तलाश करती हुई जो है नजर आए। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली में शराब माफिया थे उनका दिल्ली सरकार के साथ किस तरीके का कनेक्शन था और चूंकि पंजाब में चुनाव हुए थे तो वहां पर क्या इस जो पूरी चीज है उसका इस्तेमाल जो है क्या किया गया था। इसके अलावा जो दिल्ली में नई शिक्षा नीति माफ कीजिएगा जो नई आबकारी नीति लागू हुई थी उससे जो प्राइवेट वेंडर्स थे उनको जो है कहीं ना कहीं एकाधिकार मिलता हुआ जो है नजर आया था। कई ऐसे वेंडर्स थे जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो है बैन लिस्ट में थे, उनको भी जो है इसमें शिरकत कहीं ना कहीं कर लिया गया था। तो उनके और लेकर सवालिया निशान जो है कांग्रेस खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और साथ साथ जिस तरीके से शिक्षा की अगर बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया थे, उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी थे, तो सीधे तौर पर सवालिया निशान जो है दिल्ली सरकार पर कांग्रेस भी खड़ी करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार इस तरह की चीजें जो है दिल्ली सरकार में क्यों चल रही थी और इसी को लेकर वो घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने तो इस पूरी कार्रवाई करने वाले सीबीआई अफसरों का वेलकम भी कर दिया, स्वागत भी कर दिया। कहा है कि आप कार्रवाई करने आपका स्वागत है, जांच कीजिए, पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन क्या वास्तविकता में पूरा सहयोग कर रही है आम आदमी पार्टी? मनोज सिसोदिया पूरी टीम के साथ क्या कॉर्पोरेट कर रहे हैं? देखिए, जब भी सीबीआई की तरीके से रेड होती है तो उसमें कॉपरेशन जो है करना ही पड़ता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मनीष सिसोदिया के समर्थन में वो खड़े हुए जो है नजर आते हैं और साफ तौर पर कहता है कि हम न केवल दिल्ली बल्कि देश को आगे बढ़ाने का काम जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो मिशन है वो कहीं ना कहीं 2024 के संदर्भ में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो है 2024 में सीधे तौर पर क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है टकराती हुई जो है नजर आ सकती है। अब उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने हैं। गुजरात में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसलिए जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस तरह की अड़चने कहीं ना कहीं आती रहेंगी। सीबीआई, ईडी, इन तमाम चीजों की तरफ से रेड कहीं ना कहीं होती रहेगी, दबाव कहीं ना कहीं बनाता जाएगा आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन उनके नेताओं को धैर्य रखना होगा और उनके नेताओं को इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। स्पर्श, आम आदमी पार्टी पर तो दबाव बनेगा ही स्पर्श, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी एक और बड़ा सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी का कहना है आप हमारे घर पर रेड मारते हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को परेशान करते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। स्पर्श, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि आप उनकी जांच क्यों नहीं करती जो घोटाला छोड़कर देश छोड़ चुके हैं? येदियुरप्पा की जांच क्यों नहीं करती? हेमंत बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार बताएगी केवल केंद्र हमें परेशान करने में लगी है? तो क्या अब ये माना जाए स्पर्श कि ये जो लड़ाई ये बहुत आगे तक जाने वाली है और ये जो सीबीआई की जांच चल रही है इसके बाद आम आदमी पार्टी भी कोई मजबूत रणनीति के साथ आगे आ सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस केंद्र हमेशा ही जो है दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आता था। और आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक नंबर भी जारी कर दिया है टोल फ्री, और उसमें कह रहे हैं कि अगर देश को इसी तरीके से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं तो उस नंबर पर मिस कॉल करिए। यानी सीधे तौर पर कहें कि वो जनता का समर्थन जो है अपने आप को कहीं ना कहीं जो है दिखाते भी जो है चाहती है। और इसके साथ साथ वो साफ तौर पर ये भी कहती है कि अगर दिल्ली में इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है तो गुजरात दूसरी ड्राई स्टेट है, वहां पर इस तरीके के कई मामले जो है निकलकर सामने आए जहां पर अवैध शराब जो है के कारण लोगों की जो है मृत्यु भी होती हुई नजर आई थी। तो वहां पर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई जो होती हुई नजर आती है? यानी जो विपक्ष है उस पर ही क्यों इस प्रकार की कार्रवाई होती है? अपने नेताओं के ऊपर क्यों
जो बीजेपी है वो इस प्रकार की कार्रवाई जो है करती हुई नजर नहीं आती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उसके साथ साथ क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के नेता पर ये रेड होती हुई नजर आई तो सवालिया निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस कार्रवाई में क्या कुछ सीबीआई को मिलता है और ये रेड की जो पॉलिटिक्स इस पर हो रही है ये कहां तक जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पर हमसे जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें किस जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड सुबह 8:30 बजे से पड़ी है और अब तक ये रेड कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। ये खबर मध्य प्रदेश से है जहां छतरपुर पुलिस का एक अनोखा कारनामा देखने को मिला। अनोखा हम क्यों कह रहे हैं ये तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। दरअसल गुरुवार को एक मामला उजागर हुआ। यहां एक युवती के हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कथित संत पंडोकर सरकार की शरण में पहुंच गई। बाबा ने भी कला का प्रदर्शन दिखाया और एएसआई ने हिरासत में लिए गए आरोपियों को छोड़ मृतका के चाचा को ही आरोपी बना दिया। बिना किसी छानबीन के पुलिस ने मृतका के चाचा को गिरफ्तार कर लिया। उधर मृतका के परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से की। मामले में लापरवाही को देख एसपी ने एएसआई को तत्काल सस्पेंड कर दिया और थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। इसके साथ ही एसपी ने मामले की छानबीन करने के आदेश भी दिए हैं। मामला बमीठा थाना क्षेत्र के ओटा पूर्वा गांव का है। ओटा पूर्वा गांव का यह पूरा मामला है और यहां पर पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। दरअसल पुलिस जो कि कानून के लिए जानी जाती है, कानून के रक्षक इन्हें कहा जाता है, तर्क के साथ काम करते हैं पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जो कांस्टेबल्स होते हैं, लेकिन यहां पर तर्क पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। बाबा के शरण में पहुंचे पुलिस के जो एएसआई थे और आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लगातार चल रही, बाबा के चरणों में बैठे हैं और इसके बाद उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप ही आरोपी का नाम बताएं कि आरोपी कौन है। और बाबा जी ने कह दिया कि आरोपी जिन्हें आपने पकड़ा है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, मृतका के चाचा हैं। तो पुलिस वालों ने बिल्कुल उनकी बात को स्वीकार कर लिया और बाबा की बात को मानते हुए तीनों आरोपियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया और मृतका के चाचा को ही गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने जब यह कार्रवाई की, मृतका के चाचा को गिरफ्तार कर लिया, तब मृतका के परिजनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए और पुलिस के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की। और जब पुलिस की शिकायत हुई तब इस मामले में निलंबन की भी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि एएसआई को हिरासत में ले गए आरोपियों को छोड़ने पर अब निलंबन की कार्रवाई भी की गई है और एसपी ने एएसआई को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और थाना इंचार्ज जो इस मामले में जिम्मेदार थे उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। ये दो कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। हाँ बोलो भैया, क्या चाहते हैं? एक मामले के संबंध में आया था। क्या मामला हुआ? मामला गोपनीय है, मर्डर से। गोपनीय है तो फिर मैं गोपनीय कैसे बोल दूं? जी हम बोलेंगे तो हम फंसेंगे और आप बोल रहे हो, जब आप बच रहे हो बोलने से तो हम कैसे बता दें आपको आप नांग देवता हो? जब नांगी देवता डर रहे हैं तो बेचारा एक बच्ची खत्म हो गई थी। हाँ के बारे में तो हम आप कर लो, हम बताए कहाँ की लड़की है? ओटापुरवा हाँ? गांव, एक ग्राम ओटापुरवा है। अब सुनिए, हमने लिखा है FIR पंजी 4822। बोलो हाँ है ना? सही है। FIR आपकी दर्ज है 4822 बटे 26/7/2022 को संजना नाम की लड़की की FIR आपके थाने में अंकित है। बिल्कुल सही बोलो हाँ है ना? जी बोलिए। है। हाँ बोलो भैया, क्या चाहते हैं? एक ये वीडियो सामने आया था पंडोकर सरकार के फेसबुक पेज वाला। इस वीडियो में जो एएसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है एसडीपी का। ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एएसआई उन बमीठा थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और पदीय कर्तव्यों के साथ वो किया गया है, इस आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। चले तो एसपी का कहना है कि प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय और इस मामले में संज्ञान लिया गया है, एएसआई को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर राम जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। ये वीडियो आपने भी देखा होगा। अब इस वीडियो को अनोखा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस की जो कार्य प्रणाली होती है वो काफी कड़क मानी जाती है, तर्कों के साथ पुलिस काम करती है, कानून में जो क्लॉज होते हैं उसके आधार पर काम करती है। लेकिन ऐसा रूप बहुत कम डॉक्टर राम पुलिस का देखने को मिलता है कि आस्था की शरण में पुलिस जाती है और कथित बाबा से ही पूछती है कि आप ही बताएं कि आरोपी कौन है। तो फिर यदि बाबा ही बता देंगे आरोपी कौन है तो लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में फिर पुलिस की और जरूरत होगी। आपका रिएक्शन, आप किस तरह से पुलिस की इस पूरी गतिविधि को देखते हैं? जी, हम
पुलिस पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? जी सरकार पर क्यों नहीं? गृह मंत्री पर क्यों नहीं? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-12 दिन पुरानी बात है। इसी बाबा की पूजा की थी नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में, गृह मंत्री ने। जी जी मेरी टीवी डिबेट पर भी हुई थी। जी इन बाबा को पूरी दुनिया का महान संत बताया गया था। गृह मंत्री उनकी पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके चेले हैं। जब गृह मंत्री और सरकार उस बाबा के चरणों में है तो फिर पुलिस तो जाएगी ही ना। अब पुलिस ने जाकर पूछ लिया कि अपराधी कौन है, तो मुझे तो लगता है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी में तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, गृह मंत्री के, शिवराज सिंह जी के गुरु हैं, वो फैसला करेंगे कि दोषी कौन है, किसने मर्डर किया है, किसको सजा मिलनी चाहिए। अब ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी सब बंद कर देगी। हम बार बार कहते हैं ये पाखंडी सरकार है, नौटंकी सरकार है, झूठी सरकार है। पुलिस वाले तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस बाबा के पास गृह मंत्री जा रहा है, तो इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस तो गृह मंत्री के पद चिन्हों पर चल रही है। जी जी डॉक्टर राम पांडे, आपने कहा कि पुलिस की गलती नहीं है क्योंकि गृह मंत्री ही बाबा की शरण में है, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, जैसे कि आपको भी ज्ञात ही है कि एसपी ने इस मामले में, जो तस्वीर में आप एएसआई को देख रहे हैं, उन्हें निलंबित कर दिया है, थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। तो क्या इस कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं? तो फिर गृह मंत्री को क्यों नहीं हटाया? बेचारे पुलिस वाले को हटाया तो साथ में गृह मंत्री को हटाना चाहिए ना। वो गृह मंत्री भी तो बाबा से पूछने के लिए जा रहा है कि बाबा मैं अपने पद को कैसे चलाऊं, जी कैसे एसपी का ट्रांसफर करूं, कैसे कलेक्टर का करूं। जब बाबा खुद ही जा रहा है और वो बाबा पर्ची पर लिख के दे रहा है गृह मंत्री को कि गृह मंत्री तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे पिता का नाम ये है, तुम आगे मुख्यमंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे, वो गृह मंत्री सारी जानकारी उन्हीं बाबा से लेने जाते हैं। तो जब गृह मंत्री को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, गृह मंत्री को नहीं हटाया जा रहा है, तो पुलिस वाले पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? पूरा दोष भाजपा सरकार के पाखंड का है। जी ये पूरी पाखंडी सरकार है। जब तक ये नौटंकी करना बंद नहीं करेगी और फर्जी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और जब गृह मंत्री जा रहा है तो पुलिस को जाने में फिर कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। यदि पुलिस को हटाया है, उसको सस्पेंड किया है, तो गृह मंत्री को भी बर्खास्त करना चाहिए। तो गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग यहाँ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़कर अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पुलिस की गलती देखने से ज्यादा उचित ये होगा कि हम ऊपर स्तर से जो चीजें हो रही हैं पहले उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करें। डॉक्टर राम, आपने एक बहुत अहम बात ये कही कि सरकार के ही जो कुछ नुमाइंदे हैं वो जाते हैं बाबा के पास, उनसे अपने व्यक्तिगत सवाल वो पूछते हैं, तो और इसी का जो असर है वो पुलिस की टीम पर भी पड़ा। आपका कहना यही है और आपने ये भी कहा कि पुलिस पर हम सवाल ना उठाएं। निश्चित तौर पर हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं और यदि हम इस घटना का मार्मिक पहलू देखें तो वो ये है कि इस घटना में बाबा ने जब पुलिस को जवाब दिया कि आपने जिन्हें पकड़ा है वो तो निर्दोष है, आप उन्हें छोड़ दें और इसके बाद आप मृतका के चाचा को अरेस्ट कर दें, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं अभी तक ये पूरा मामला चल रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, वहीं जो पीड़िता के परिजन हैं, जिस युवती की मौत हुई है, वो दर दर भटकने को मजबूर हैं, उसे किस तरह से इंसाफ मिल पाएगा और कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को अब लेकर आगे कहां तक जाएगी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा और ज्ञान पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जी हमें शिक्षा और ज्ञान पर ध्यान देना होगा, हमें बुद्धि पर ध्यान देना होगा। बुद्धिजीवियों को, ज्ञानियों को, शिक्षा कर्मियों को तो भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही कहती है, उनको जेल में डाल देती है। पत्रकारों को, मीडिया को, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको जेल में डाल देती है, उनको दबाया जाता है, ईडी की धमकी दी जाती है। तो इस सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार की बात हो, भारतीय जनता डॉक्टर राम, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सनवर पटेल जी जुड़ चुके हैं। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। सनवर जी, ये वीडियो आपने भी देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है कि ये जो पूरी घटना हुई है इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, बल्कि सरकार की ही गलती है और सरकार इस तरह की घटनाओं को संरक्षण दे रही है और उसी वजह से ये जो घटनाक्रम ये सामने आया। आपका रिएक्शन सबसे पहले इस वीडियो पर, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गलती थी, और उसके बाद कांग्रेस के आरोपों पर आपकी टिप्पणी? जी देखिए, अगर किसी ने गलती की है उस पर कार्रवाई की गई है, जी तत्काल कार्रवाई हो चुकी है। अगर ये वीडियो आया है तो साथ में ये भी जानकारी आई है कि वहां पर उन पुलिस अधिकारी महोदय पर कार्रवाई हुई है। तो जब कोई अगर समस्या बनती है, कोई गलत काम होता है, उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, तो कोई विषय रह नहीं जाता। लेकिन कांग्रेस के पास जनता के बीच जाकर काम करने को कुछ है नहीं।
तो वो सीधे आरोप लगाना। कार्रवाई हुई है सनवर जी, कार्रवाई निश्चित तौर पर हुई है, हमने खबर भी दिखाई है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, डॉक्टर राम पांडे फोन लाइन पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप सिर्फ पुलिस कर्मियों पर ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर राम पांडे ने तो ये भी सवाल उठा दिया है कि इस मामले में आप गृह मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जी मेरा प्लीज सवाल सुनिए जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनसे सवाल पूछने क्यों जाते हैं? उसी बाबा से, उसी बाबा की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्यों आरती उतारती है? मेरा सवाल ये है, आप पर्टिकुलर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सनवर जी, चलिए, तो सनवर जी से संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर राम पांडे, आपने इस पूरे विषय पर अपनी बात रखी। सनवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। तो सीधे तौर पर अब कांग्रेस इस विषय को बहुत आगे ले जाते हुए दिख रही है। डॉक्टर राम पांडे जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऊपर स्तर से ही इस पर कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये विषय और कहां तक जाता है और कितनी सियासत अब इस पूरे मामले में होती है। बढ़ते आगे और बात करेंगे आज की तीसरी और अंतिम खबर की, जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि अब हर महीने भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है, विकास कार्य बंद हो गए हैं, किसान परेशान हैं। बहरहाल चंदेल के इस बयान से कि हर महीने विधायक दल की बैठक होगी, जाहिर है कि भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर इस निर्णय का क्या असर होगा। तो जमीनी स्तर पर इस बैठक का क्या असर होगा और 2023 को लेकर रणनीति क्या होगी, ये सवाल बना हुआ है। देखिए, विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि होता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। हम अब सत्र के इसी समय बैठक नहीं करेंगे, वो तो हमारा एक कोर्ट है, लेकिन हम महीने में एक बार विधायक दल की बैठक करेंगे। प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं, प्रदेश की जितनी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उन सब की हम समीक्षा करेंगे और आवश्यकता हुई तो किसी भी विषय पर हम विधायकों की जांच दल भी बना करके भेजेंगे। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हमारे साथ हो गया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव में साथ जुड़ जाएंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। भाजपा विधायक दल की बैठक अब हर महीने होने जा रही है। जिस तरह से हाल ही में प्रदेश के पदाधिकारियों में बदलाव हुए संजय जी, इसके बाद देखा जा रहा है कि अब और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी ने, लग रहा है कि मिशन 2023 की शुरुआत कर दी है तैयारी करने की। किस तरह से इस पूरे निर्णय को देखा जाए और कितनी मजबूती बतौर विपक्ष अब आप देखते हैं कि पार्टी में आएगी? देखिए, निश्चित रूप से 2023 हमारे लिए एक सबसे बड़ा विषय है और उसके बाद 2024 का विषय है। नई नियुक्तियां हुई हैं प्रदेश अध्यक्ष जी की और नेता प्रतिपक्ष की। हर एक व्यक्ति जो नए दायित्व को लेता है, उसकी पूरी इच्छा शक्ति यही रहती है कि और भी ज्यादा संगठन में और जिस दल में है वो उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने जिस बात को कहा है, या विधायकों को और भी सक्रिय करके मुद्दों को लेकर, जैसा उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाकर उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार के समय तमाम प्रकार की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई मारा जा रहा है, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं शराब के कारण, कहीं किसान मारे जा रहे हैं, तो इसकी जांच करके किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में विषयों को लेकर जाए गए। हर महीने बैठकें होंगी। निश्चित रूप से जितनी ज्यादा बैठकें होती हैं, एक सामंजस्य और एक कोऑर्डिनेशन बनता है और उसका परिणाम भी धीरे धीरे करके सामने आता है। तो मुझे लगता है कि सांगठनिक तौर पर जो बीजेपी जानी जाती है, उनकी गतिविधियों को और तेज करें। और बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, भूपेश बघेल की सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है और मुझे लगता है पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो विधायक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हो, वो अब इस लक्ष्य को लेकर प्रारंभ हो गया है कि आने वाले वर्ष में इनकी विदाई तय करना है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से वादा खिलाफी की है, सभी लोगों को ठगा है, इसलिए आम जनता में भी आक्रोश है और जनता की भी अपेक्षा है कि बीजेपी तेज गति से विपक्ष का रोल करे और आने वाले समय के अंदर में सरकार बनाए। बिल्कुल, तो सरकार बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की आप कह रहे हैं और आपने तो ये भी कह दिया बड़ी बात कहते हुए कि निश्चित तौर पर भूपेश बघेल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपने कहा। संजय जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक तो होनी ही है, लेकिन इसके अलावा प्रदेश में इस वक्त जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में डीए बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया, लेकिन इसके बावजूद जो शासकीय कर्मचारी हैं उनमें असंतोष है और 22 तारीख से हड़ताल की चेतावनी वो दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक 12% नहीं होता तब तक हम हड़ताल करके रहेंगे और
आगे क्या रास्ता निकलेगा इस पर फिलहाल किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर कितना आगे जा रही है और क्या इन मुद्दों के साथ भी वो सड़क पर अब नजर आने वाली है? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार के जो 3.5 पौने 4 वर्ष का जो अनुभव मिला है जी, उससे मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल की सरकार ने ठगा नहीं है। पहले किसान, फिर महिलाएं शराबबंदी के नाम पर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, और शासकीय कर्मचारी जो किसी भी प्रशासन की, किसी भी सरकार की लोकप्रियता का लिए मुख्य पैमाना होता है, वो सरकार, वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख कर्मचारी आज आंदोलन में हैं। और जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि वो आंदोलन को समाप्त करें, लेकिन कर्मचारियों को भी मालूम है कि इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। और जब पूरे देश के अंदर में 34% जब डीए मिल रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार में मिल रहा है, ये तो संपन्न है। हमेशा कहते हैं कि हम तो पूरे देश के अंदर में सबसे अच्छी स्थिति में है, फिर ये 34% डीए क्यों नहीं दे रहे हैं और 6% देकर झुंझुना पकड़ाने का काम ये कर रहे हैं। जिसको कर्मचारियों ने रिजेक्ट कर दिया है, इस सरकार को रिजेक्ट कर दिया और आंदोलन के मूड में है। बीजेपी का पूरा समर्थन हम घोषित कर दिए हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर शासकीय कर्मचारियों की मांग, उसका समर्थन करते हुए, तो बीजेपी ने पूरा समर्थन दे दिया शासकीय कर्मचारियों को उनके आंदोलन को लेकर। और विधायक दल की जो आगामी समय में बैठक होने से लेकर भी बीजेपी काफी आश्वस्त है कि एक मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी उतरेगी। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर पर। आज हमने बात की है 3 अहम खबरों की, राष्ट्रीय स्तर की खबरें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें, जिन पर सबकी नजर रहने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।